नमस्कार। पी गुरुज़ हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्री अय्यर। आज पुनः हमारे साथ जुड़ रहे हैं वैभव सिंह जी और हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। मैं तो मानता हूँ वैभव सिंह जी बहुत ज़्यादा जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। आई वुड इवन से ही इज़ वन ऑफ दोज़ एक्सपर्ट्स। ज़्यादा उन बात नहीं करते इसके बारे में लेकिन इसको सब चीज़ पता है। मैं आज एक छोटा-सा एक स्टेप पीछे जाकर देखना चाहता हूँ कि अगर ये टूटेगा या बटेगा, किस तरह से बटेगा? मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। देखिए, ज़ेकोस्लोवाकिया एक देश था। मैं समझता हूँ 2000 के आसपास कुछ 5-6 सालों में वह बँटा 2 भागों में और वो बँटने का एक ज्योग्राफिकली एक रिवर था मोरावा, उसके साथ-साथ वो बँट गया। एक तरफ चेक रिपब्लिक और दूसरी तरफ स्लोवाकियन रिपब्लिक। तो ये इस तरह से एक विभाजन काफ़ी आसान था ज्योग्राफी से। लेकिन अगर हम पाकिस्तान को देखेंगे, तो ये बँटेगा कैसे और कितना तैयार है बँटने के लिए? आइए मिलते हैं वैभव सिंह जी से। वैभव जी नमस्कार एंड वेलकम टू पी गुरु चैनल। कैसे हैं आप? बहुत-बहुत नमस्कार श्रीजी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस ठीक-ठाक। विभूति आपको मैं समझता हूँ आपको विभूति सिंह के नाम से मैं आपको पुकारूँ क्योंकि आप ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं जो विभूति पहनते हैं। ये देखिए ये एक कल्चर है नॉर्थ ऑफ विंध्यास में हमको इतना ठोका गया, हिंदुत्व को आप व्यक्त करने से ही लोग पूछना शुरू कर देते हैं। तो बहुत खुश हुई आपको आपके जो विभूति पहनकर आप जो आते हैं। तो विभूति जी सॉरी वैभव जी, मैं आपसे सिर्फ एक ही प्रश्न पूछता हूँ आज। ये जो पाकिस्तान आप कह रहे हैं कि बँटने वाला है, बँटने वाला है, बँटने वाला है। हम अगर योगी जी का जो लाइन लेंगे, बँटेंगे तो कटेंगे, तो यह होने ही वाला है। अब किस तरह से होने वाला है, क्या रूप धारा करेगा, ये सब पता नहीं। शायद आपको कुछ पता है क्योंकि इकोनॉमिकली क्या सिंध अपने आप पैरों पर खड़ा होगा? क्या बलूचिस्तान कर सकेगा? इस तरह से प्रश्न ऊपर उठते हैं ना, क्या सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी है कि नहीं? तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए ऐमन मलिक खान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा जो कि पेशावर के जी, जहाँ की राजधानी खैबर पख्तूनख्वा जहाँ की राजधानी पेशावर है और वहाँ पे एक एएनपी के अवामी नेशनल पार्टी के एक बहुत टॉल लीडर हैं और हैं वो पार्टी के। उन्होंने परसों कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा कि जो हमारे मुल्क का चौकीदार है, वो कहते हैं कि इस देश में जहाँ-जहाँ भी वसाइल हैं, वहाँ सिक्योरिटी मसाइल है। अब इसका मतलब क्या है? वसाइल यानी नेचुरल रिसोर्सेज़, ठीक है? तो जहाँ-जहाँ पाकिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क डिक्लेयर कर रखा है कि जी वहाँ पे आम इंसान नहीं जा सकता, वहाँ सिक्योरिटी रिस्क है। तो कहते हैं कि आप बलूचिस्तान चले जाएँ, कहे कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में आप वज़ीरिस्तान में इधर-उधर आप चले जाइए और आपको जो है कहीं जाने में दिक्कत नहीं है। लेकिन और आपको बताएगा कि जी आप यहाँ भी मत जाइए, वहाँ भी मत जाइए, यहाँ सिक्योरिटी दिखाएगा लेकिन 900 स्क्वायर किलोमीटर का जो चिलगोज़े का बाग है, उसको किसी का बाप हाथ नहीं लगा सकता। तो कहते हैं कि कोई जो चौकीदार है, वो उसकी चौकीदारी करता है, उसका काम मुल्क की चौकीदारी करना है, उसकी चौकीदारी नहीं करता। वो 900 स्क्वायर किलोमीटर का जो चिलगोज़े का बाग है, उसकी चौकीदारी करता है। उसी देख लीजिए, ग्वादर पोर्ट हो, सुई जहाँ से गैस निकलती है, वो हो रिकोडेक हो, ठीक है? और जहाँ से कॉपर, एल्यूमीनियम ये सारे निकाल रहे हैं, गोल्ड माइन्स हो, जहाँ-जहाँ पे भी ये चीज़ें हैं, वहाँ-वहाँ सिक्योरिटी रिस्क है और पाकिस्तान आर्मी का कब्ज़ा है उसके ऊपर। तो जहाँ तक बात है कि वो सेल्फ सस्टेनिंग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, अभी खैबर पख्तूनख्वा में पारा-चिनार में लिथियम निकल रहा है, तो ये मिला कि भई वहाँ पे लिथियम है, तो पारा-चिनार में वहाँ पे उन्होंने जंग शुरू कर दी कि जी यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क है, अब यहाँ पे हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। सो द थिंग इज़ कि अगर ये सूबे इंडिपेंडेंट हों, अगर वो चिलगोज़े के बाद वो लिथियम और वो गैस की और जो गोल्ड माइन्स हैं, एल्यूमीनियम, कॉपर की माइन्स हैं, अगर वो उन सूबों के पास, उन स्टेट्स के अपने कंट्रोल में हो, तो सेल्फ सस्टेनिंग क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन है क्या प्रॉब्लम? बलूचिस्तान में जहाँ से गैस पूरे पाकिस्तान को जा रही है, पूरे पंजाब के हर एक घर में, कराची में, सिंध में जहाँ हर एक घर में गैस उस गैस से जल रही जहाँ जो सुई गाँव से निकलती सुई गाँव में पाइप्ड गैस आज तक नहीं है, जहाँ से वो गैस जा रही है, ठीक है? वहाँ पे लोग आज भी लकड़ियों के ऊपर खाना बना रहे हैं। तो ये जो रिसोर्सेज़ हैं, वो सारा लूट-लूट करके आप पंजाब लेके जाते हो, ठीक है? अगर वो रिसोर्सेज़ उनके पास होंगे, तो बिल्कुल सस्टेन कर लेंगे वो और सस्टेन नहीं करेंगे, दे विल बी वन ऑफ द रिचेस्ट प्लेसेस इन द रीजन। तो थ्राइव करेंगे। हाँ, हुँ। जहाँ तक आपका सवाल सस्टेनेंस का है कि सस्टेन कर पाएँगे कि नहीं, तो 100% सस्टेन भी करेंगे,
थ्राइव भी, ग्रो करेंगे। और पाकिस्तान के साथ आप देख लीजिए, बांग्लादेश ठीक है, नाउ बांग्लादेश हैज बिकम अ मेस। लेकिन जब तक पाकिस्तान के साथ था तब तक बांग्लादेश की क्या हालत थी। और उनके क्लचेस से निकलने के बाद आप उनकी जीडीपी देख लीजिए, उनकी ग्रोथ रेट देख लीजिए, वहां का डेवलपमेंट देख लीजिए। बांग्लादेश यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड एरियाज ऑफ पाकिस्तान, इसीलिए वो उनको अपने मुंह नहीं लगाते थे, ऐसा डिस्क्रिमिनेट करते थे कि ये बंगाली काले छोटे गंदे बंगाली हैं। और आज आप देख लीजिए, आप जमीन आसमान का अंतर, उनका फॉरेन रिजर्व देख लीजिए, पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व देख लीजिए। तो पाकिस्तान के क्लच से जो भी निकलेगा वो प्रॉस्पर करेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो अब आप कह रहे थे कि बलूचिस्तान पूरा मुल्क को गैस प्रोवाइड कर रहा है और एलपीजी शायद, एलपीजी या एलएनजी जो भी हो, एक दोनों में से एक होना चाहिए। तो अब ये जो पाइपलाइन चल रही है, तो उसको बीएलए उड़ा क्यों नहीं देता? बीएलए कई आज बार उड़ाई है, और ये आज की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जनरल परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू देखेंगे, तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब उनसे पूछा गया कि ये आपने नवाब अकबर खान बुक्ती को क्यों मारा, और उसने कहा था, जब मुक्का घुमा के बोला था कि वी विल हिट देम, और उनको पता भी नहीं चलेगा कि व्हाट हैज हिट देम। और मारा उन्होंने, और उसने उसी इंटरव्यू में ये भी कहा था कि जी ये हमारी जो सुई गैस की पाइपलाइन है, ये पाइप उड़ा देते हैं बीएलए वाले। और देखिए, बीएलए वो सारे काम तो 2530 साल से करती आ रही है, लेकिन एक चीज जो बीएलए ने बहुत नई, बलोच नेशनल आर्मी ने भी, बीएलए ने भी, अ, इन्होंने जो टैक्टिकल ऑपरेशन शुरू किए हैं, आपने जैसे आपने जाफर एक्सप्रेस का ऑपरेशन देखा, इट वाज जी, रिमार्केबल जी, ऑपरेशन, जी। अनबिलीवेबल। ठीक है, कि आप एक ट्रेन को, क्योंकि ट्रेन देखिए, ट्रेन एरोप्लेन की तरह नहीं होती है कि जिसमें सिर्फ 4 ही दरवाजे हैं, ठीक है, या 2 ही दरवाजे या 3 दरवाजे हैं। ट्रेन की हर बोगी में 4-4 दरवाजे होते हैं, और इमरजेंसी एग्जिट भी होता है। पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लेना, उसके बाद उसको होल्ड करके 3 दिन तक रख लेना, ये सबसे बड़ी चीज है। और पाकिस्तान आर्मी कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। और ये जो चीजें हैं ना, और उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी बना ली है, और उन्होंने, नाउ दे आर फंक्शनिंग एज अ आर्मी ऑफ अ नेशन। बलोच नेशन की एक आर्मी है, बलोच नेशनल आर्मी। अब वो एक आर्मी की तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, एक स्टेट की तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। टीटीपी को आप देख लीजिए, टीटीपी भी उस तरह से ऑपरेट कर रही है। दे नाउ, अब जो नूर वली महसूद है, वो ही स्पीक्स टू पीपल ऑफ पाकिस्तान एज हिज ओन पीपल, कि यार आप हमारी रियाया है, ठीक है, आप हमारी प्रजा है और मैं राजा हूं। नाउ ये जो एक नई चीज शुरू हुई है ना, पाकिस्तान इज हैविंग अ वेरी टफ टाइम अंडरस्टैंडिंग। कल जो है, पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ हैं आसिम मुनीर, उन्होंने जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जैसे हमारे यहाँ एनआरआईज होते हैं, आप भी बहुत जानते होंगे यूएस में। तो ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनके उनका एक कन्वेंशन किया था कल, और उनको एड्रेस कर रहे थे, एंड ही वाज सेइंग कि बहरहाल पाकिस्तान आर्मी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो ये जो बीआरए और बीएलए और ये टीटीपी, ये कुछ नहीं कर सकते हमारा। इमेजिन ही इज द चीफ ऑफ एन आर्मी, जो कि 93,000 सरेंडर कर चुकी है कारगिल वॉर में, अपने सोल्जर्स को नहीं ओन किया। बीएलए, बीआरए, बीएनए और टीटीपी इनके सोल्जर्स को मारती है, तो उनकी आइडेंटिटीज वो रिवील करते हैं, ये अपने बॉडीज भी, अपने सोल्जर्स को आज भी ओन नहीं करते। तो आई मीन, ही इज ट्राइंग टू गिव मोटिवेशन इन अ, कहते हैं एक होपलेस स्टेट जो है ना, उस होपलेस स्टेट में। और महरंग बलोच, कैन यू इमेजिन दिस? अब देखिए, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में चले जाइए, चाहे बलूचिस्तान में चले जाइए, वहां पे एक सिविल रेजिस्टेंस है और एक मिलिट्री रेजिस्टेंस है, दोनों है। जी, जी, सिविल जी। रेजिस्टेंस खैबर पख्तूनख्वा में क्या है? पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जिसमें मोहसिन दावड़, अली वज़ीर मंसूस है, ठीक है? देन देयर इन बलूचिस्तान, आप देखिए मामा कदीर, महरंग बलोच और ये सारे जो है, ये सिविलियन रेजिस्टेंस का एक हिस्सा है। और ये जो टू प्रोंग स्ट्रेटजी, दोनों जो आर्मी और आईएसआई को समझ में नहीं आ रहा है कि इनसे कैसे डील करें। वो उनके साथ भी हाई हैंडेडली डील कर रहे हैं, और उनके साथ भी कर रहे हैं। और ये जो कंफ्यूजन है ना, ये, और उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अलग है, इकोनॉमी चल नहीं रही है, और बार बार अमेरिका के साथ नेगोशिएट करना कि जी $1 बिलियन, $300 मिलियन। आई मीन, आप कितने दिन खींच लेंगे इस तरह से? और आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, अभी आर्मी चीफ ने वहां पे मिनरल्स इन्वेस्टमेंट समिट करी क्वेटा में, और कहा कि जी आप हमारे यहाँ आए और आकर के इन्वेस्टमेंट करें मिनरल्स में।
आप अपने एयरपोर्ट बेच चुके हैं, पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट बिक चुके हैं। आप अपने जितने भी काम करने के इदारे हैं, आप धीरे-धीरे एक-एक करके सारे बेच चुके हैं। मतलब या तो चाइनीज़ को बेचा है, टर्किश कंपनीज़ को बेचा है या एमिरातीज़ को बेचा है, आपने सब कुछ बेच दिया है। पार्क्स तक, पब्लिक पार्क्स तक आपने इस्लामाबाद के और कराची के बेच दिए, स्टेडियम्स आपने बेच दिए। ले दे करके आपके पास अब मिनरल्स बचे हैं, वो भी मिनरल्स आपके नहीं है, वो मिनरल्स किसी और के हैं। वो बलोचों के मिनरल्स हैं, वो पख्तूनों के मिनरल्स हैं, वो सिंधियों के रिसोर्सेज़ हैं। आप कैसे बेच रहे हो? तो अभी उस पे जो रेजिस्टेंस आना है वो आएगा। तो इस माहौल में जहाँ पे इतने सिक्योरिटी रिस्क हो, मस्तुंग में भी कल हमला हुआ है। मस्तुंग में भी 15 दिन पहले भी इनके करीब 2 दर्जन फौजी मारे थे उन्होंने, बीएलए ने। आप कोई पागल होगा? अब चाइना ने $100 बिलियन इन्वेस्ट करना था सीपेक में। डू यू नो आज तक पिछले 12-13 साल में कितने पैसे इन्वेस्ट करे चाइना ने टोटल? $18 नो बिलियन। अच्छा, मात्र मात्र 18। म मात्र 18 आज तक टोटल इन्वेस्ट किया उन्होंने। और करने कितने थे? 100। तो वो क्यों नहीं जी। इन्वेस्ट किया चाइना ने? चाहे सीपेक की इन्वेस्टमेंट आज से 5 साल पहले चाइना ने रोक, वो 5 साल से बंद है। क्यों बंद कर दिया चाइना ने? क्योंकि चाइना को भी वो वायबिलिटी समझ में नहीं आ रही है और सिक्योरिटी नहीं समझ में आ रहा कि यार आप हमारे चाइनीज इन्वेस्टर्स को आप कराची में तो प्रोटेक्ट कर नहीं पा रहे हो। शरी बलोच जो सुसाइड बॉम्बर थी बीएलए की, वो जाकर कराची में उसने कन्फ्यूशियस सेंटर जहाँ पे ये चाइनीज सारे थे, वहां पे जाकर उसने खुद को सुसाइड बॉम्बिंग में ब्लास्ट कर लिया, उसमें सारे चाइनीज मारे गए। चाइनीज की टारगेटेड किलिंग कराची में फौज रोक नहीं पा रही है। सो चाइनीज का कहना ही है कि आप हमें कराची में, सिंध में नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हो और आप हमें वहां पे बलूचिस्तान में क्या प्रोटेक्ट करोगे, जहां आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। सो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, आप जो कह रहे थे कि ये गैस पाइपलाइन की, तो चाहे पाकिस्तान के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा में इनकी कोई भी इन्वेस्टमेंट इसीलिए नहीं हो रही है बिकॉज उनको पता है, जो इन्वेस्टर है, कि यार अगर हम करते भी हैं इन्वेस्ट, तो बीएलएपी या टीटीपी के जो उसके जो सपोर्टिंग ग्रुप्स है, जैसे हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है वहां पे एक वक्त पावरफुल, ये उसको होने नहीं देंगे। अब तो वो साउथ पंजाब तक पहुंच गए हैं टीटीपी वाले, ठीक है। अब वो साउथ पंजाब में पहुंच गए। कल मैंने एक अपने चैनल डिफेंस ऑफेंस पे मैंने वो वीडियो एविडेंस भी दिखाया कि वो टीटीपी वाले जो है वो साउथ पंजाब में वो वीडियोस बना रहे हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर AK-47 लेकर के घूम रहे हैं वो। द सिचुएशन इज वाओ! सो डायर। हुँ। तो अब वैभव जी, अगर हम चाइना का मॉडस ऑपरेंडी यानी मोड ऑफ ऑपरेशन अगर देखेंगे, तो हमेशा वो क्या करता है, रॉ मटेरियल्स को अपने पास ले जाकर वहाँ पर रिफाइन करके फिनिश प्रोडक्ट बनाता है। तो आप समझो लिथियम हो या रिकोडेक्स से जो भी कॉपर वगैरह-वगैरह निकाले हों, तो ये लोग इनका एक ही सिस्टम होता है कि वहाँ से किसी न किसी तरह से चीन को ले जाओ और वहाँ पर जाकर उसको रिफाइन करो और उससे प्रोडक्ट्स बनाओ। तो पूछने का मतलब ये है कि अगर ये जो रोड्स हैं या रेल रेल लाइन्स हैं, इसको ये लोग पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, तो कुछ भी नहीं निकाल सकेंगे, चाहे रिकोडिक हो या और कुछ हो। और ग्वादर में माना जाता है कि चीन का पूरा कंट्रोल है। लेकिन ग्वादर पोर्ट तक तो ले आना पड़ेगा रिकोडिक से, वो बहुत दूर है। नहीं नहीं, वो ग्वादर पोर्ट आप कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ग्वादर पोर्ट कंट्रोल कीजिए। आप वहां पे सामान आप लैंड कर लोगे। आप अगर मान लो अगर आप कहीं बाहर से कुछ लेके, जैसे ऑयल है, चाइना जो है वो ऑयल जो है लेके जाता है इंडियन ओशन से, और उसको ये है कि भाई अगर हम ये ऑपरेशनल कर लेते हैं तो हमको जरूरत नहीं पड़ेगा ये इंडियन ओशन से पूरा घूम मलाका। करके जाने में। वेर हुँ, हुँ। इंडियन स्टेट ऑफ मलाका से कि भाई इंडियन ओशन में भाई इंडियन नेवी कैन शो कार सप्लाईज, ठीक है। तो हम यहाँ ग्वादर से लेके जाएंगे। आप वहां ग्वादर पे लैंड कर लोगे वो ऑयल, वहां से तो आपको चाइना जो है वो आपको लेके जाना पड़ेगा ना, बलूचिस्तान, खैबर जी। पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, वो सब क्रॉस करके तब ना आप शक्सगाम वैली होते ही फिर आप पाकिस्तान चाइना जाओगे, ठीक है। तो वो तो रोड्स इनके कंट्रोल में है नहीं। और चाइना ने जो बात बोली कि भाई वो कह रहे, वो उन्होंने ऑफर किया कि हम 50,000 जो है चाइनीज फोर्सेस जो है हम यहाँ डिप्लॉय कर देते हैं पाकिस्तान में। बट पाकिस्तान आर्मी उसके लिए तैयार नहीं हो रही, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपने चाइनीज सोल्जर लैंड करा दिए वहां पे, तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि फिर अमेरिका के पास भी स्ट्रिंग्स हैं जो वो पुल कर सकता है कि भाई अब आप जी, चाइनीज जी। सोल्जर्स को अपने आप बेस दे रहे हैं, बर्दाश्त नहीं करेगा।
और आपके जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, JF-17 तो आपका भी है ना, अभी तो वो टेस्टेड भी नहीं है। लेकिन आपके जो बाकी के सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपकी तो जो जो स्टैंडर्ड और जो इशूड जो गन है, जो असॉल्ट राइफल है, वो भी अमेरिकन है। सो वो उसकी तो गोलियां भी आपको अमेरिका से लेनी पड़ती है ना। सो द प्रॉब्लम इज कि F-16 आपके सारे ग्राउंड कर सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशन सारे उनके पास में है। आपके जो रेमिटेंसेस वहां से आते हैं, उसको चोक कर देंगे। और अमेरिका के पास एक जो बहुत बड़ा वेपन है, वो स्विफ्ट है। वो स्विफ्ट के इकोसिस्टम से आपको बाहर निकाल देंगे। आपके यहाँ की इकोनॉमी आपकी 24 घंटे में वैसे ही कोलैप्स हो जानी है। क्योंकि कोई भी यूरोप में रहने वाला, नॉर्थ अमेरिका में रहने वाला या ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला जो पाकिस्तानी है, वो अपने घर में पैसा भेज नहीं पाएगा। बिकॉज वो स्विफ्ट कोड उसके पास होगा ही नहीं, क्योंकि वहां के सारे बैंक वो बाहर कर देंगे सिस्टम से। सो अमेरिका के पास इतनी सारी स्ट्रेंथ है ना। पाकिस्तान इज नॉट चाइना, पाकिस्तान इज नॉट रशिया, ठीक है, एंड पाकिस्तान इज फॉर दैट मैटर नॉट इवन इंडिया, ठीक है। वी कैन रेजिस्ट, हम लड़ भी सकते हैं, हम रजिस्ट भी कर सकते हैं। आप अपने अमेरिका में इंडियन जो कम्युनिटी है उसको देखा है। आप बताइए, जो ओवर कल कन्वेंशन उन्होंने किया है, वो कौन लोग थे? मेजोरिटी ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी, दे डिस्पाइज पाकिस्तान आर्मी राइट नाउ। वो जी, गालियां देते हैं आसिम मुनीर को। इमरान खान को अंदर डाला हुआ है उन्होंने। इमरान खान अच्छा था, बुरा था, वट एवर ही वॉज, एनआरआई का जो ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके बीच में पॉपुलर वही था ना। जी, जी। सो ये ये जो प्रॉब्लम है, और उनकी जो कम्युनिटी है, वो कहते हैं कि जी हम रेमिटेंसेस ही नहीं भेजेंगे। अच्छा, ऐसा कि आप जो रेमिटेंस भेजते हो, कोई गवर्नमेंट को भेजते हो, अपनी फैमिली को भेजते हो आप, ठीक है, वो गवर्नमेंट को नहीं मिलता। तो अपनी फैमिली को भेजते हो, अपनी बेटी की शादी के लिए भेजते हो, अपनी माँ की इलाज के लिए भेजते हो, आप अपने घर घर में लोगों की प्रॉपर्टियां खरीदने के लिए भेजते हो, वो आप किसी गवर्नमेंट के अकाउंट में थोड़ी डालते। बट इंडियन कम्युनिटी में आपको कभी एनआरआई कम्युनिटी में ऐसा नहीं सुनने को मिलेगा कि हम रेमिटेंस नहीं भेजेंगे अगर ये गवर्नमेंट नहीं आई तो। जी, ठीक जी, है, जी। बिकॉज फॉर एनआरआई कम्युनिटी इट इज इंडिया फर्स्ट। इंडिया रहेगा तो बीजेपी रहेगी, कांग्रेस रहेगी और बाकी रहेंगे, ठीक है। नथिंग, किसी भी एनआरआई के लिए इंडिया से ऊपर कुछ भी नहीं है, बारिंग ऑफ फ्यू जो कम्युनिस्ट विचारधारा के या जो मुस्लिम ब्रदरहुड वाले। 99% ऑफ द एनआरआई कम्युनिटी इज अ पेट्रियोटिक कम्युनिटी। पाकिस्तान के साथ ये ट्रेजेडी है कि वो नहीं है। उनकी लॉयल्टी क्या है? उनके लिए रिलीजन फर्स्ट है। फर्स्ट आई एम अ मुस्लिम देन अ पाकिस्तानी। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंस जाती है जब आप रिलीजन को देश के पहले कर लेते हैं। सो द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान इज द सेम, कि उनको इस समय कहीं कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। और ये जो चाइनीज, जो उनको ड्रीम था कि भाई चाइना आएगा, इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा, और चाइना अमेरिका की तरह एड देता नहीं है। वो पैसा देगा तो कुछ ना कुछ लेगा आपसे, और सोल्जर्स आप उनके आप डिप्लॉय कर नहीं सकते। तो ये सीपेक, इसीलिए चाइना ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बंद कर रखी है। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल वहां पे क्वेटा में, सॉरी ग्वादर में, उसके ऊपर जाकर के कब्जा कर लिया था बीएलए ने, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले। और उसमें थे, रुके कौन थे? सारे के सारे 70% ऑक्यूपेंसी चाइनीज की थी। उन्होंने उनको स्लॉटर किया वहां पे। सो द चाइनीज आर नॉट सेफ एनीवेयर। ग्वादर भी, इनको एक गलत फहमी है कि ग्वादर सेफ है। जिस दिन बीएलए की जो कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है, और बलूचिस्तान आर्मी की, और अब तो टीटीपी और बीएलए का जो है स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन भी हो गया है, ऑपरेशनल कोलैबोरेशन हो गया, कि अब बीएलए बलूचिस्तान में जो जो पख्तून एरिया है, जैसे क्वेटा है, क्वेटा इज इन सेंटर ऑफ बलूचिस्तान। नॉर्थ ऑफ क्वेटा हैज ऑलवेज बीन खैबर पख्तूनख्वा, पख्तूनिस्तान। वो सारे पख्तून रहते हैं वहां पे। साउथ ऑफ क्वेटा इज ऑल बलूचिस्तान, वहां पे सारे बलोच रहते हैं। द बलोच हैव नेवर क्लेम्ड ओवर द एरियाज जो कि खैबर पख्तूनख्वा के उनके यहाँ पर वो ऑफिशियल पाकिस्तान के मैप में दिखता है। बट बलोच लीडर्स जितने भी हुए हैं आज तक, सरदार अताउल्ला मिंगल हो, खान अफ कलात हो, नवाब अफजल खान बुख्ती हो, चाहे खैर बख्श मरी हो, हर किसी ने कहा कि भाई नॉर्थ ऑफ क्वेटा हमारा नहीं है, हमको चाहिए भी नहीं। ये पठानों का लेना देना है। पठान अगर हमारे साथ रहना चाहते हैं रहे, अगर वो अपना आजाद पख्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं वो बनाए, वी हैव नो प्रॉब्लम। बलूचिस्तान इज हाफ, बलूचिस्तान इज इन पाकिस्तान एंड हाफ ऑफ द बलूचिस्तान इज इन ईरान, जो कि सिस्तान प्रोविंस में है। वो सिस्तान वो प्रोविंस, क्लेम हाँ। करते हैं, जो ठीक है, जो वो उसको क्लेम करते हैं जो ईरान में है सिस्तान। लेकिन वो कभी पठानों के एरिया, वो नॉर्थ ऑफ क्वेटा उन्होंने कभी भी ओन नहीं किया। सो चूंकि उनकी हाफ पॉपुलेशन पठान है, पख्तून है, तो टीटीपी ने उनसे बोला कि भाई आप हमें साथ कोलैबोरेट कीजिए। बीएलए सेड ओके, हम आपके साथ करेंगे।
अगर क्योंकि हमारे कॉमन एनिमी है पाकिस्तानी स्टेट एंड पाकिस्तान आर्मी, ये जुल्म कर रही है। इसीलिए नूर वली महसूद ने अभी एक हफ्ते पहले जब पाकिस्तानी नेशन को एड्रेस किया, तो ही सेड, ही डिड नॉट नेम ओनली द पख्तून्स, ही सेड कि पाकिस्तान की फौज मासूम बलूचों के ऊपर और पठानों के ऊपर जुल्म कर रही है। ही टुक नेम ऑफ बोथ, ठीक है। सो अब ये जो कॉकटेल बनी है ना, टीटीपी का कोलैबोरेशन विद बीएलए एंड बलोच नेशनल आर्मी, इसका कोई उपाय पाकिस्तान आर्मी के पास नहीं है। अब या तो इसका एक ही उपाय है कि वो जो कह रहा था उनका जो चीफ मिनिस्टर है बलूचिस्तान का, कैन यू इमेजिन चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान हु हिमसेल्फ इज अ बलोच saying कि बलूचिस्तान प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, दैट इज द जेनोसाइड ऑफ बलोच पीपल। कैन यू इमेजिन दिस? दिस इज दिस इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट सेइंग। वो तो अपॉइंटेड है, वो ऊपर से पूरे सिलेक्टेड अपॉइंटेड जो भी कहें आप। तो अब इसका विकल्प क्या है? आई मीन क्या है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, अगर बलोच की जनता मानती है कि उनको इंडिपेंडेंस चाहिए, तो कोई ना कोई एक आउटसाइड पावर को आकर स्टेबलाइज करना पड़ेगा। या तो उनकी करेंसी के लिए जो स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत है, और थोड़ी बहुत एडमिनिस्ट्रेशन, और आप जो कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अगर उनके पास हैं पूरे गैस लाइन, तो वहां से अपने-अपने इनके घरों को पहुंचाने के लिए भी तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की काम लगती है, रोड्स डालने पड़ेंगे। तो कहीं न कहीं एक स्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस की ज़रूरत है। क्या वह चीज़ भारत निभा सकेगा, या हमेशा की तरह हम सब देखेंगे यूएस की तरफ? नहीं नहीं, अब देखिए बांग्लादेश में भी जब बांग्लादेश बना था, तब बांग्लादेश की नेवी से लेकर के वहां की इंडस्ट्रीज से लेकर के हर एक चीज भारत ने बना के दी थी उनको। वहां की आर्म फोर्सेस भी भारत ने ही बनाई थी, वहां की आर्मी नेवी एयरफोर्स सारी की सारी, ठीक है। और बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में तो इंडिया माइट नॉट इंटरवीन, लेकिन बलूचिस्तान में नथिंग इज गोइंग टू हैपन कि भाई वो अमेरिका या कोई थर्ड वर्ल्ड या चाइना आकर जी, वहां जी, पे जी। कुछ करेगा। जी, जी, ये जी। नहीं होगा कभी भी, और इंडिया इसको अलाउ नहीं करेगा। और जो लीडरशिप भी है, जो बलोच लीडरशिप भी है, दे रियलाइज द फैक्ट कि दैट वी हैव मोर कल्चरल सिमिलैरिटी विद इंडिया, ठीक है, एंड वी कैन ट्रस्ट जी, इंडिया मोर देन एनी अदर पावर लाइक अमेरिका। देखिए आप एक चीज मानिए, अमेरिका चाइना ये जो है ना, ये शोषणकारी राष्ट्र हैं। दे एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइटेटिव नेशंस है, ये एक्सप्लॉइट करते हैं आपको, और एक्सप्लॉइट करके और उसके बदले में आपको कुछ दे देते हैं। इंडिया इज नॉट नोन एज एक्सप्लॉइटेटिव कंट्री, ठीक है। जी, With regards to Bangladesh, with regards to Bhutan, with regards to Myanmar, with regards to Sri Lanka, with regards to Nepal, India has always given to these nations. India has never, इंडिया ने कभी ये नहीं किया कि आपके यहाँ पे जी श्रीलंका में चाय के बागान है तो हम कब्जा कर लेते हैं इसको, ठीक है। जी, जी। इंडिया हैज नेवर बीन लाइक दैट कि एक्सप्लॉइटेटिव एक पावर की तरफ पहुंच गए और वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज लूटने शुरू कर दिए। वी आर नॉट दैट, एंड बलूच अंडरस्टैंड दिस एंड दे नो द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस, ठीक है, इन इन प्रोवाइडिंग द मॉरल सपोर्ट, ठीक है, एंड गिविंग वॉइस टू द वॉइसलेस इन द वेस्टर्न नेशंस, कि भाई हमने उनके ऑपरेशन की आवाज हम ही तो उठाते हैं ना, पाकिस्तान में तो कोई उठाता नहीं है। यही तो बलोचों जी, का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। महरंग बलोच, आपके यहाँ पे वो पॉलिटिशियंस, सरदार अख्तर मिंगल ने बोला, अभी परसों की ये बात है, आजाद सैयद इज अ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बेस्ड इन इस्लामाबाद, इन जियो न्यूज, ही वाज टॉकिंग टू सरदार अख्तर मिंगल। सरदार अख्तर मिंगल कौन था? सरदार अख्तर मिंगल वो इंसान था जिसने आपकी रियासत को, आपके आईन को, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया, इलेक्शन लड़ा, और वो 3 दिन तक चिल्लाता रहा नेशनल असेंबली में कि मुझे बात करने दो, मुझे बात करने दो। इन्होंने बात नहीं करने दी, ठीक है। एंड ही रिजाइन सेइंग कि अगर आप मुझे यहाँ पर असेंबली में बोलने ही नहीं दोगे तो फिर मैं यहाँ क्या करूं। उसने रिजाइन कर दिया। नाउ ही इज प्रोटेस्टिंग। उसको सुसाइड बॉम्बिंग में भी 10 दिन पहले मारने की कोशिश की, जी, जी, जी। हुँ। और वो आईएसआई वालों ने कोशिश करी, और बोला क्या, पूरे के पूरे पाकिस्तान में इन्होंने जितने भी अपने व्लॉगर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, सबको आईएसपीआर ने खबर दे दी कि भाई शोर करो कि ये बीएलए ने किया है, शोर करो कि यार बीएलए क्यों मारने जाएगी उसको। वो वो मतलब सरदार है एक कबीले का, बीएलए ने उसको मार करके दुश्मनियां मोल लेनी है जो आवाम में अपनी। वो तो वो कि भाई आप गलती कर रहे हो, आप ये जो जा रहे हो ना, समझो को उनके हक नहीं मिलेंगे। बट सरदार अख्तर मिंगल वेंट, ही सैट इन द असेंबली, व्हाट डिड यू डू विद हिम, ठीक है। महरंग बलोच,
केम टू इस्लामाबाद। वो कोई पहाड़ पे तो नहीं चढ़ी बंदूक लेकर के, वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब पे आके प्रोटेस्ट कर रही थी कि भाई हमारे जो हजारों की तादाद में लोगों तुमने लोगों को गायब किया है, ठीक है, इनको आप पेश कीजिए। एक औरत है, वो हाफ विडो है, उसको पता नहीं कि वो विडो है भी कि नहीं है, बिकॉज उसका हस्बैंड 10 साल से 20 साल से गायब है, ठीक है। अगर वो मर गया है तो उसकी लाश बता दो, या यही बताओ वो मर गया तो कम से कम उसको पता तो हो कि उसको ईद पे करना क्या है, ठीक है। लेकिन नहीं करेंगे, उसको उठा करके आपने महारंग बलूच को आपने जेल में डाल दिया। तो आपने खुद, आपकी रियासत ने, आपकी स्टेट ने ये प्रूफ किया है कि हमें सिर्फ एक ही जुबान समझ में आती है, वो जुबान बंदूक की है, ठीक है। सो उनको ये चीज पता है कि इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में देयर इज ओनली वन कंट्री, देयर इज ओनली वन पावर, ठीक है, जो उनके जख्मों पे मरहम लगा सकता है, वो भारत है। वो अमेरिकन नहीं है, वो चाइनीज नहीं है, वो यूरोपियन कंट्रीज नहीं है, बिकॉज उन्होंने कभी भी इनकी आवाज नहीं उठाई। उनकी आवाज हमेशा इंडिया से उठी है। और इंडिया में भी आप यू विल नेवर फाइंड, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आप देखिएगा, कभी सोचिएगा इस बारे में, इंडियन मुस्लिम्स, बलोच, फॉर पश्तून्स, फॉर द मुहाजिर्स by the way who are their blood, who went from India to Pakistan, for the सिंधी नेशनलिस्ट, उनकी आवाज कभी नहीं उठाते। रोहिंग्यास के लिए रोएंगे, ठीक है, फिलिस्तीनियों के लिए रोएंगे, बट उनके लिए नहीं बोलते। वैभव जी, ये सब पैसे लेकर करने वाले काम हैं और वह भी मैं कह सकता हूँ आप, हाँ, ये छोटे माइनॉरिटी हैं लेकिन ये शोर-शराबा करने में बहुत माहिर हैं। तो अब देखते हैं कब मैं समझता हूँ एक ना एक लैंडमार्क इंसिडेंट होगा, जिसके बाद ये थोड़ा एक्सेलरेट होगा और ये मानता हूँ मैं कि बीएलए कभी ना कभी ग्वादर को पूरा-पूरा कब्ज़े में ले लेगा। चीन या नो चीन। ये क्योंकि उनको ये बताना है ना अभी कि देखिए हमारे लिए बंदरगाह चाहिए और वह ये है, जिसके ज़रिए भारत उनको सप्लाइज़ भी पहुँचा सकता है। मैं समझता हूँ, आप क्या समझते हैं इसे बिल्कुल, टर्निंग पॉइंट बिल्कुल। कहते हैं ना? और हाँ, हुँ। नहीं, नहीं, वो सप्लाई देखिए, देखिए, अगर भारत एक्चुअली में ये कहते हैं ना कि भारत वहां पे ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, मैं इंडिया द शेयर साइज ऑफ इंडिया, जो इंडियन इकोनॉमी का साइज है, और इंडिया के पास जितने पैसे हैं खर्च करने के लिए, ठीक है, अगर इंडिया, अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कर लेना कि बलूचिस्तान को आजाद होना है 6 महीने के अंदर, वो 6 महीने में होगा, क्योंकि पैसा, और इंडिया ने तो अभी कुछ दिया ही नहीं है वहां पे, क्योंकि इंडिया को जरूरत नहीं है वहां पैसे देने की। जी, ईरान से जितना ऑयल स्मगल होता है पाकिस्तान में, वो बीएलए को भत्ता दिए बिना नहीं जाता, ठीक है। जी। और ये हजारों करोड़ रुपए हैं। जब अमेरिकन गए अफगानिस्तान से, तो जितने उनके गैजेट्स थे, ठीक है, $80 बिलियन, $80 बिलियन के ये असलहे छोड़ के गए हैं। अस्त्र-शस्त्र, हाँ। इतने, हुँ, ठीक हुँ। है, उसमें से हजारों करोड़ के जो असलहे जो है बीएलए ने खरीदे, नाइट विजन ग्लासेस खरीदी है, थर्मल इमेजिंग के इक्विपमेंट्स खरीदे, असॉल्ट राइफल्स खरीदी हैं, गियर बुलेट प्रूफ वेस्ट खरीदे उन्होंने, हजारों करोड़। वो कहाँ से पैसे आए? वो जो ईरान से ऑयल स्मगल होता है, उनके पास पैसे हैं। बलूचिस्तान में आपको लगता है कि आप वहां के कोई भी नेचुरल रिसोर्स निकालेंगे और बीएलए को पैसा नहीं देंगे? जी। देंगे। बीएलए एक सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जरूरत नहीं है भारत से पैसा लेने की। उनको, जो बलोच है, जो आम बलोच है, वो भारत से सिंपैथी इसलिए, या भारत के प्रति उनका रिस्पेक्ट इसलिए, क्योंकि भारत ही इकलौता देश है जो हमेशा उनकी आवाज उठाता है। देयर इज नो अदर कंट्री इन दिस वर्ल्ड विच हैज एवर रेज्ड देयर वॉइस एक्सेप्ट इंडिया एंड एक्सेप्ट इंडियन गवर्नमेंट। तो वो इस चीज को लेकर के बहुत वो मानते हैं। इवन फॉर दैट मैटर द पश्तून्स, द पठान्स, उनको भी आप देखिए। अब ये फैज हमीद तो आईएसआई चीफ गया था ना, वो चाय पीने के लिए वहां सरीना होटल में, जी, जी। कि काबुल में, डोंट हाँ। वरी एवरीथिंग, हाँ, एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। आप मुझे बताइए, वेयर इज फैज हमीद राइट नाउ, ठीक है। फैज हमीद इज रोटिंग इन अ पॉश जेल, ठीक है, इन पाकिस्तान आर्मी, और उसको टांग देंगे ये, आज नहीं तो कल, या तो उम्र कैद दे देंगे। बाय द वे, कल एक दोस्त से बात हो रही थी वहां इस्लामाबाद में, ही वाज टेलिंग मी कि फैज हमीद साहब का जो वजन है वो आधा हो गया है, व्हाट इट यूज्ड टू बी, इट्स नाउ हाफ, हुँ। ठीक है। सो दैट इज व्हाट कहीं आई फील कि डायबिटिक तो नहीं है वो? कहीं डायबिटिक तो नहीं है वो? डाय नहीं, ही स्टॉप्ड ईटिंग, एंड अच्छा। उनकी तबीयत भी खराब थी एक्चुअली। व्हेन ही वाज पोस्टेड इन कराची,
तो डाकुओं ने गोली मार दी थी इनके पेट में, तो वो गोली इनके पेट के अंदर ही है फैज़ हमीद के। तो वो उनका पेट हर 8-9 महीने में एक बार फूल जाता है, तो वो हॉस्पिटल में जाकर के उसको क्लियर कराना पड़ता है। So I mean there are some very severe medical conditions with फैज़ हमीद। तो वो फैज़ हमीद साहब का आप देखिए, he used to be the pharaoh, ठीक है? जी, जो जी। चाहते थे whatever he used to say was the law in Pakistan, ठीक है? And what he did with Nawaz Sharif, what he did with the Baloch people, what he did with the innocent Pashtuns. अब आप बताइए कि आज की डेट में कौन बलूच वही है, टीटीपी वही है, फैज हमीद साहब अंदर हैं। Similarly, the same history will repeat with Asim Munir also. I mean, the insurgency in Balochistan has been going on for like past 77, 78 years now. ठीक है? अगर आज तक नहीं कर पाए तो what makes you think कि यार आगे कर लोगे? Like you can sort it out. You can't, because it's a genuine freedom struggle. You have to understand that. ठीक है? खैबर पख्तूनख्वा में पठान जो थे वो दे यूज्ड टू बी खुदाई खिदमतगार, बादशाह खान के फॉलोअर्स थे। जी, 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 फ्रंटियर गांधी। यू हाँ। गेव हुँ। ठीक है, यू गेव गन्स इन देयर हैंड्स। आपने उनके हाथों में बंदूकें क्लाशनिकोव पकड़ाई। आपने दर्रा आदम खेल में मतलब 2 नंबर की बंदूकें और रॉकेट लॉन्चर्स बनाने की फैक्ट्री लगाई। आपने उनको सिखाया सीआईए के साथ मिलके कि असलहा कैसे बनता है, माउज़र कैसे बनती है, पिस्टल, रिवॉल्वर, AK-47, 56, दुनिया की ऐसी कोई हथियार नहीं था जो आपने उनको बनाना नहीं सिखाया। अब जब उन्होंने पकड़ लिया है, जब वो सारे उनके हाथ में आ गए, आपको ये गलतफ़हमी थी कि ये जा करके कश्मीर आज़ाद कराएँगे। वो कहते हैं पहले खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद करो, पहले पश्तूनिस्तान आज़ाद करो, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है? So I mean that's the tragedy. कहते हैं ना कि वो नजम सेठी is a journalist in Pakistan. He once said कि the history of Pakistan is the history of blunders, splendors and surrenders. ठीक है? So so that is what Pakistan is all about. It's all about blunders, splendors and surrenders. बहुत-बहुत धन्यवाद वैभव जी। तो अब देखते हैं किस तरह से मैं आपके साथ पुनः इस पर विवाद चालू रखना चाहता हूँ कि शायद 2-4 हफ्तों में फिर एक बार हम मुलाकात करेंगे, एक और बार इस पर बात करेंगे कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन अभी तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान आर्मी काफ़ी डरी हुई है और मुझे एक एक चीज़ बहुत हास्यास्पद लगता है कि ये खुद का घर नहीं सँभाल सकते, आईएसआई खुद का घर नहीं सँभाल सकते और जाकर बांग्लादेश में ये लोग रेडिकलिज्म फैला रहे हैं। तो अब इसका पता नहीं कब इसका हिसाब चुकने वाला है। नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद। very जी, soon, जी। very soon. हाँ, मतलब मुझे मालूम है, आई हैव इंफॉर्मेशन कि वेरी सून यू विल सी बांग्लादेश के अंदर जो है ना वो बांग्लादेशियों को भी समझ में आएगी बात और इनको भी समझ में आ जाएगी पाकिस्तानियों को। सम बिग डिसीजंस हैव बीन टेकन एट द सेंटर कि अब बस बहुत हो गया है, क्योंकि जब तक ये बांग्लादेश के अंदर कर रहे थे तब तक गवर्नमेंट को ये था छोड़ो जा रहे थे, उनके अपने देश का मसला है। हमें उसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए, ठीक है? हम जी, उनकी मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं बट वी आर नॉट गोइंग टू। नाउ दे हैव स्टार्टेड इंटरवीनिंग इन आवर अफेयर्स। मुर्शिदाबाद में जो जी, दंगे हुए हैं, उसमें इस्लामिक स्टेट बंगाल के नाम से जो संस्था जिसने पर्चे बांटे थे राइट्स के लिए, वो वो आईएसआई ने बिल्ड की है बांग्लादेश के अंदर एंड इट हैज कम आउट इन द इन्वेस्टिगेशन बाय द सेंट्रल एजेंसीज। तो बांग्लादेश और आईएसआई दोनों को चुकानी पड़ेगी कि आपको अपने देश में जो करना है यार, आप अपने देश में हिंदुओं को उठाने जाते हैं। ननकाना साहिब में गुरु ग्रंथ मतलब ननकाना साहिब गुरुद्वारा जहाँ पे गुरु नानक का जन्म हुआ, वहां के ग्रंथी की बेटी उठा ले गए, 4 साल हो गए आज तक जी, पुलिस नहीं जी। करी। ठीक है? जी, 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 वो जी। आप अपने यहाँ जो भी करते रहो उसमें हमारा मसला नहीं है, हम उनकी मॉरल सपोर्ट कर देंगे, ह्यूमन राइट्स के लेवल पे हम कर देंगे। बट नाउ यू हैव द ऑडेसिटी टू कम एंड स्टार्ट राइट्स इन इंडिया। लाइक तुम्हारा मतलब इतना मन बढ़ गया आप लोगों का। तो द गवर्नमेंट हैज टेकन अ डिसीजन कि वी हैव टू फिक्स देम एंड टीच देम अ लेसन एंड वेरी सून वी विल सी कि वो लेसन बांग्लादेश को भी समझ में आएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद वैभव जी। पुनः आपसे मिलेंगे शीघ्र ही। नमस्कार। नमस्कार।